हेलो गाइस, पीसीएस हिंदी में आपका स्वागत है। आप देख रहे थे, इससे पहले हम आपको 2 वीडियो दे चुके हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो दी थी, उसके बाद में हमने संवैधानिक विकास कराया और उसके बाद में फिर हमने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन तीनों पार्टों को तो कंप्लीट किया और साथ में संविधान और राज्य व्यवस्था की परिभाषा भी बताई, उसका अर्थ भी बताया किस तरीके से ये भिन्न है। उसके बाद में आप देखेंगे देसी रियासतों का एकीकरण। देसी रियासतों के एकीकरण के लिए रियासती मंत्रालय में आप देखेंगे सरदार पटेल जी ने भूमिका निभाई। सरदार पटेल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये अध्यक्ष थे रियासती मंत्रालय के और बीपी कृष्ण मेनन इसके उपाध्यक्ष थे, आप देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इंडिया का नक्शा, ये भारत की आज़ादी से पहले का ये मैप है। तो इस मैप में सबसे ज़्यादा जो रियासतें थीं, जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था, जिनमें विवाद हो रहा था, वो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। मैं यहाँ पॉइंट नोटिस करा दे रहा हूँ। जम्मू कश्मीर थी, जूनागढ़ थी और ये हैदराबाद थी। ये 3 रियासतें ऐसी थी, इनको दिक्कत थी। जम्मू कश्मीर तो जनमत संग्रह के आधार पर, विलय पत्र के आधार पर हुआ। जूनागढ़ हुआ था जनमत संग्रह से, और हैदराबाद जो हुई थी वो पुलिस कार्रवाई, जो ऑपरेशन पोलो चला था। तो उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर था उसके राजा थे राजा हरी सिंह, है ना, जिन्होंने विलय पत्र के आधार पर इन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया। ऐसे ही जूनागढ़ था, जूनागढ़ के जो शासक थे महावत अली खां थे। इन्होंने जनमत संग्रह के आधार पर, जो आपका गुजरात वाला क्षेत्र है जूनागढ़ वहाँ पड़ता है, तो ये रियासत जनमत संग्रह के आधार पर हुई। और हैदराबाद ऑपरेशन पोलो हुआ था, सैन्य कार्रवाई बोला जाता है, उसके आधार पर। इसके निजाम उस्मान अली खां थे। आगे चलेंगे हम। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे, तो ये चेंज हुए। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में और भी सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद में लॉर्ड एटली ने ये भूमिका निभाई और वहाँ के प्रधानमंत्री महारानी ने लॉर्ड एटली को प्रधानमंत्री बनाया। 20 फरवरी 1947 को घोषणा की और लॉर्ड एटली ने कि 1947 तक भारत को आज़ाद कर दो। तो उसमें जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, गवर्नर जनरल बना के वहाँ भारत भेजे लॉर्ड एटली ने, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में जून प्लान आया, जिसको हम 3 जून 1947 या जून प्लान के नाम से भी जानते हैं। 4 जुलाई 1947 से लेके 18 जुलाई 1947 तक स्वतंत्रता एक्ट ये पारित कर दिया। स्वतंत्रता एक्ट पारित जैसे ही हुआ तो इसमें 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया। 15 अगस्त को भारत को आज़ाद किया और देसी रियासत थी वो स्वतंत्र हो गई अपनी अपनी। लेकिन इसमें क्या था, आक्रमण, भारत और पाक किसी रियासत पर आक्रमण नहीं करेंगे और ये स्वेच्छा से अलग हुए थे भारत और पाकिस्तान। फिर उसके बाद आप देखेंगे सरदार पटेल ने जो रियासतों की जो सभी लोगों के राजा थे उनको दिल्ली बुलाया, क्योंकि अब रियासतें रह गई। अब भारत पाकिस्तान का बंटवारा तो हो गया, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी मनमानी कर रही थी, तो सरदार पटेल जी ने दिल्ली बुलाया इन सबको। दिल्ली बुला के संपत्ति का अधिकार जो होगा, मूल अधिकार होगा और वाद योग्य होगा, जस्टिसेबल होगा, इन्होंने ये बात कही। प्रीवी पर्स है, प्रीवी पर्स की बात रखी सरदार पटेल जी ने। प्रीवी पर्स का मतलब ये है, जो भी देसी रियासतें होती थीं उनके जो शासक होते थे, या फिर शासक नहीं है, शासक ख़त्म हो गया है, तो उसके जो परिवार के लोग थे उनको एक भुगतान राशि दी जाती थी। लगभग $5,000 से लेके लाखों डॉलर तक दिया जाता था। इस तरीके से आप मान के चलें, वो राजस्व जो इकट्ठा होता था उससे दिया जाता था ये। लेकिन वो जब इंदिरा गांधी का समय आया था, जो 26वां संविधान संशोधन हुआ, उसके माध्यम से ये हटा दिया गया। तो ये जो राजपथ था वो राजपथ तो रहेगा ही रहेगा और प्रीवी पर्स भी दिया जाएगा। फिर उसके बाद में विलय पत्र पर, सरकारी जो राजपत्र था उस पर आपको हस्ताक्षर करना पड़ेगा। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 कानूनी अधिकार बना दिया। और जो प्रीवी पर्स था 26वां संविधान संशोधन 1971 में इंदिरा गांधी ने इसको ख़त्म कर दिया। अब
जो रियासत थी, मैं डिटेल में इनको बता दे रहा हूँ तीनों रियासतों के बारे में जल्दी से। जो जूनागढ़ रियासत थी, इसके शासक थे महावत अली खां। वजीर शहनवाज अली भुट्टो था। 9 नवंबर 1947 को इनको जो वजीर थे इनको शासक बनाया जूनागढ़ का। और गुजरात जो राज्य था, वहाँ जूनागढ़ रियासत पड़ती है, उस पूरे को बोलते हैं। और जो भौगोलिक अवस्थिति इसकी तर्क दिया उन्होंने कि ये जो सरदार पटेल जी ने जो भौगोलिक अवस्थिति है इसकी, यहाँ पर जो धार्मिक सोमनाथ मंदिर है, शिव मंदिर है, वो अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, इसलिए। प्लस राजनीतिक रूप से देखा जाए तो हिंदू की यहाँ बहुसंख्या ज़्यादा है और मुस्लिम की अल्पसंख्यक है। तो इसलिए हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण, प्लस सोमनाथ मंदिर होने के कारण, और भौगोलिक अवस्थिति ऐसी है कि ये गुजरात पाकिस्तान का ना हिस्सा होके इंडिया का हिस्सा होना चाहिए। तो ये जनमत संग्रह हुआ, वहाँ जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ का विलय हुआ। 20 जून 1948 को 1,80,000 लोगों ने भारत के लिए वोट किया और 91 वोट पड़े पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए फिर ये जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ का विलय हो गया। आगे बात करते हैं हम हैदराबाद की। हैदराबाद का क्या हुआ? शासक था उस्मान अली खां और यहाँ के जो निज़ाम थे, भारत ने गुप्त सैन्य कार्रवाई की और वजीर थे यहाँ के कासिम रिजवी। पुलिस कार्रवाई की गई और भारत ने ये गुप्त सैन्य कार्रवाई की थी। और जो लेफ्टिनेंट थे यहाँ के JN चौधरी, यहाँ का जो नेतृत्व कर रहे थे पुलिस कार्रवाई का, हैदराबाद में अव्यवस्था के कारण ये सारी चीज़ें हुई। और कासिम रिजवी राजनीतिक पार्टी थी मोमडम उल मोमिनीन, ये आप पार्टी का नाम याद रखना, मोहम्मदम उल मोमिनीन राजनीतिक पार्टी थी किसकी? कासिम रिजवी की। ये मैं सारे कंसेप्ट के साथ आपको फैक्ट कंप्लीट करा दे रहा हूँ, इसमें आप नोट करते जाना इसको। और 20,000 की फ़ौज जो पाकिस्तान ने भारत भेजी थी, उसका जो नेतृत्व करता था मेजर L. एंड्रयूज़ था, आप देख सकते हैं। 13 सितंबर 1948 को और 18 सितंबर 1948 तक ये रहा। हैदराबाद रियासत को मिलाने के लिए पुलिस सेना, जैसे ऑपरेशन पोलो बोलते हैं इसको हम, इसके माध्यम से JL नेहरू के मित्र माउंटबेटन थे और डॉक्टर वाल्टर को हैदराबाद भेजा और 50 लाख का प्रीवी पर्स दिया। उसके माध्यम से ऑपरेशन पोलो के माध्यम से या पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद का भी विलय हो गया। उसके बाद आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, ये तीसरी रियासत थी। इन तीनों के बारे में ज़्यादा सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में, चाहे वो PCS का हो, UPSC का हो, या चाहे वो RO वगैरह का हो। जम्मू कश्मीर रियासत को देखेंगे आप, शासक थे हरी सिंह, प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन थे यहाँ के। और 23 अक्टूबर 1947 को कबायली जो एक प्रजाति थी जम्मू कश्मीर पर अटैक कर देती है। और आपको पता है ये हाथ किसका रहा होगा? ये पाकिस्तान का हाथ रहा था, ये हाथ पाकिस्तान का रहा। और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर कोइलेंस लेटर बोलते हैं जिसको, इन्होंने हस्ताक्षर किया। और इसमें भी बहुत तगड़ी साजिश थी। पहले तो वो जो हरी सिंह जी थे राजा, वो साइन ही नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी जो सेना थी पूरे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के लोगों ने घेर लिया। और प्लस ये कबीलाई लोग थे, जो प्रजाति थी, इनको सह दी थी पाकिस्तान ने और वो वहाँ घुस गए, तो वहाँ पर अटैक कर दिया। फिर वो बचने के लिए फिर भारत दिल्ली में कॉल आया। दिल्ली में कॉल आके, पहले कॉल तो होता नहीं था, किसी माध्यम से तार भेजा, फिर उसके माध्यम से उनको पता चला और यहाँ से फिर सेना को भेजा। फिर जम्मू कश्मीर की सेना के साथ साथ भारत ने अपनी सेना भेजी, फिर वहाँ थोड़े वो पीछे हटे। तो उसी के माध्यम से आप देख सकते हो कि विलय पत्र के माध्यम से ही राजा हरी सिंह ने समझौता किया प्लस और रियासत को मिला दिया। तो आप इस चीज़ को भी समझ सकते हो, जैसे 193 देश हैं सुरक्षा परिषद में, UNO अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जी। 24 अक्टूबर 1947 को इसका गठन हुआ था और युद्ध विराम की इसकी घोषणा की गई। प्लस स्थायी देश आप मानेंगे UNO के USA, चाइना, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, ये 5 देश हैं, इनको वीटो पावर का अधिकार है। आप देख सकते हैं ये, इनको वीटो पावर का अधिकार है। और ये अस्थायी सदस्य 10 चुने जाते हैं 2 वर्ष बाद, हर 2 वर्ष बाद चुनाव होता है और प्रत्येक देश को ये चांस दिया जाता है इसमें।
और इसमें देखेंगे जो पीएम लाल बहादुर शास्त्री थे, 1962 का चीन का युद्ध हुआ, ये 1965 का कारगिल का युद्ध हुआ, लाहौर कराची में तिरंगा झंडा फहराया, और यूएसए ने 1966 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बुलाया और लाल बहादुर शास्त्री को, और यहाँ इनकी मौत हो गई थी। उसके बाद देखेंगे आप, जैसे ये आप देखेंगे भारत का नक्शा, मान के चलो ये जम्मू कश्मीर का नक्शा है, और जैसे पाक अधिकृत क्षेत्र बोलते हैं इसको हम, पीओके, और ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है। 60% हिस्सा है इंडिया के पास और 40% हिस्सा है आपका पाकिस्तान के पास। पीओके जो क्षेत्र है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो इंडिया के लोग बोलते हैं ये हमारा है और वो लोग बोलते हैं ये हमारा है। तो यहाँ से चीन को एक मार दिया है व्यापार के लिए, चीन को किसने दिया? पाकिस्तान ने दिया। प्लस यहाँ पर यूएसए को गिलगित स्थान पर एक सैन्य अड्डा दिया गया है। पाक बोलता है आज़ाद कश्मीर इसको, लेकिन हम बोलते हैं ये भारत का हिस्सा है। तो यहाँ आप देख सकते हो, क्योंकि यूएसए का जो सैन्य अड्डा है प्लस यहाँ पर चीन का यहाँ पर ये व्यापार जो मार्ग है, इस चक्कर में यहाँ पर वीटो पावर का अधिकार है यूएसए। जब भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में या यूएनओ में जब कोई भारत अपना बोलता है कि यहाँ टेररिज्म की घटना हो रही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते हैं या बोलते हैं कि ये हमारे में विलय कर दिया जाए, तो यहाँ पर यूएसए और चाइना को वीटो करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर उनका व्यापार भी हो रहा है प्लस इनका सैन्य अड्डा भी है। तो ये भी मान सकते हो, अगर किसी एक ने भी वीटो दे दिया तो वो पारित नहीं होता है एक्ट। उसके बाद में आप देखेंगे 12वां और अंतिम अधिवेशन संविधान सभा का 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। राष्ट्रगान जनगण मनगण को अंगीकृत किया और एडॉप्ट किया या अपनाया, राष्ट्रगीत को और राष्ट्रपति। नोट राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ये प्रश्न पूछा जाता है कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे आपको बताना है, बिशन नारायण धर, याद रखना है ये, बिशन नारायण धर, BN धर भी बोलते हैं। जो राष्ट्रगान था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, इसका उपन्यास था आनंद मठ में और बांग्ला भाषा में ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत था इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था अरविंद घोष जी ने। किसने किया था? अरविंद घोष जी ने। फिर उसके बाद देखेंगे आप 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में उसमें गाया गया था इसको। अध्यक्षता रमितुल्ला सयानी कर रहे थे, देख सकते हो आप। राष्ट्रगीत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बनाया और संविधान सभा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया। याद रखना, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और ये आपका राष्ट्रीय ध्वज को लेके सवाल आता है तो आप बताओगे 22 जुलाई, और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत तो आपको 24 जनवरी बताना है, 24 जनवरी 1950। और 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज था तिरंगा, उसको अपना दिया गया था। उसका जो तिरंगा का डिज़ाइन था वो किसने दिया था? पिंगले वेंकैया ने। उसके बाद देखेंगे आप जो तिरंगा का डिज़ाइन दिया था वो पिंगले वेंकैया जी ने दिया। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो गीत है ये मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा। संविधान पर वाचन देखेंगे आप। फर्स्ट जो वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 को से लेकर 9 नवंबर 1948 तक पढ़कर, फिर सेकंड हुआ था 15 नवंबर 1948, 17 अक्टूबर 1949 मतदान देकर, और थर्ड जो हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। जो त्रुटियों में जो भी था थोड़ा बहुत वो सुधार किया गया, उसके बाद में ये लागू कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस के नाम से भी हम जानते हैं, याद रखना 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। आप देख सकते हैं इसमें बताया है। आंशिक रूप से जो लागू हुआ, आंशिक रूप से लागू हुआ था आपका
आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से। इसमें पहले शुरुआत में 16 आर्टिकल को लागू किया 26 नवंबर 1949 को, और 395 जो आर्टिकल थे उसके बाद में इसको 26 जनवरी 1950 में पूर्ण कर दिया गया। इसको बनाने में जो समय लगा आप देख सकते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसमें लगभग 22 भाग और अनुच्छेद 395 दिए गए। अनुसूची 8 दी थी शुरुआत में, फिर उसके बाद 12 हो गई हैं अब अनुसूची। और कई किताबों में भागों की जो संख्या है 22, 25, 26 ऐसे दिया है, लेकिन अब 22 करेक्ट है ये, क्योंकि संशोधन हो गए हैं उसके बाद जो भाग उसमें ए बी ऐसे करके जुड़ गए हैं, इसलिए हम उसको 25, 26 बोल देते हैं। और मैंने नीचे दिखा भी दिया है आपको, जैसे इन 4 भागों को उपभाग की संज्ञा देते हैं। 4A है मौलिक कर्तव्य है, 9A नगर पालिका जो पंचायती है, 9 सहकारी समितियां हैं, प्रशासनिक अधिकरण हैं 14A में। तो ये चारों दे दिए बता दिए हैं। आर्टिकल 393 में नामकरण दिया है, मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था। फिर उसके बाद में 394 का राष्ट्रपति के द्वारा हिंदी में अनुवाद किया, बियर एक्ट के नाम से ये जानते हैं इसको। और इसको हिंदी में जो मूल प्रति थी अंग्रेजी में थी इसको, और हिंदी में प्रेम बिहारी नारायण रायदा थे, इन्होंने इसको अनुवाद किया इसका। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो हम संविधान का निर्माण आपको कंप्लीट कराएंगे, देख सकते हैं आप। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, है ना। थैंक यू।